Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the next part, a rest part of literature. Dear students, in the previous time, my previous videos, I had told you about the fire hymen, detailed Hindi description. But now I am going to start the poem introduction of the snake. Okay. First of all, I shall give a lot of thanks such students who are watching my videos. But before it, I would like to tell you that please watch my videos with whole concentration as like you see your movie. इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी वीडियोस को देख रहे हैं पूरे ध्यान से मन को स्थिर करके वीडियो को देखिए। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, मूवी आप देखते हैं तो आपको खाने पीने का भी खबर नहीं रहता है। मम्मी चिल्ला रही है, बेटा खा लो, बच्ची खा लो, अरे मम्मी बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बाद क्या कौन मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है पूरी तरह से उस स्टोरी पर टिक चुका है। आप नहीं, आपका दिमाग चल रहा है और हम लोग अपने दिमाग से ही चलते हैं। तो जो आपका दिमाग है अब वो अगला वेट करने में अब क्या होगा उसके चक्कर में कुछ और चीज दिमाग पर आता ही नहीं है। तो उसी तरह से जब भी आप वीडियोस को देखिए तो ये ध्यान रखिए कि अब क्या बताया जा रहा है, यकीनन आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, देखिए लेसन 9, ये पोयम है लेसन 9 और हम पढ़ाने जा रहे हैं पोएट्स इंट्रोडक्शन, कवि का परिचय। बोले यहाँ एनी डाउट? चैप्टर का नाम है स्नेक या द स्नेक। स्नेक चैप्टर का नाम है। अब आप सोचिएगा कि सर स्नेक है तो क्या सचमुच में सांप के बारे में पढ़ाई होगा? तो बेशक इस चैप्टर में सांप के बारे में कवि ने वर्णन किया है। अब वो क्या वर्णन किए, क्या करते हैं, वो कविता पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये भी जो पोएम थोड़ा सा बिग पोएम है, इसलिए इसके हम 2 या 3 स्टेप्स में अर्थात 2 या 3 वीडियोज में पूरा हिंदी डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है द स्नेक और कवि है इसका D.H. लवारेंस। और इनका फुल नाम कहा जाए तो इनका फुल नाम है डेविड हर्बर्ट लवारेंस। D.H. लवारेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लवारेंस, जो ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। बोले यहां तक एनी डाउट? दूसरा बात, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 सितंबर 1885 में। 11 सितंबर 1885 में ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम, देखिए 2 है, एक है यूएसए एक है यूके। तो यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस सोवियत संघ अमेरिका की बात हो गया, और एक हो गया यूके मतलब कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये रहा, इनका मृत्यु हुआ था 2 मार्च 1930। ये बात आप समझ गए कि चैप्टर का नाम है द स्नेक, कवि हैं D.H. लवारेंस, उनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट, मतलब उनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लवारेंस, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में, और उनका मृत्यु हुआ था 2 मार्च 1930 में। ये रहा उनका डिटेल्स। देखिए ये हर पोएम के बारे में आपको इतना नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं भी किसी का परिचय होगा तो इतना तो भाई जरूरी है। जैसे अगर हमसे कोई भी स्टार्ट करेगा तो पहले यही बात है, वो पहले ये नहीं भाई आप करते क्या, पहले पूछ भाई आप क्या नाम है, आपका गांव कहाँ है, आपका घर, या आप कर, तब आपको पूछा आप करते क्या, ये सब चीज। तो हर चीज का बेसिक इंट्रोडक्शन बोले एनी डाउट? अब हम उनकी फुल इंट्रोडक्शन में आते हैं, इंटरनल इंट्रोडक्शन। अब उनका आंतरिक परिचय क्या है, तो देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि ही वाज अ ग्रेट पोएट। ग्रेट पोएट का मतलब होता है, देखिए कहने का मतलब है कुछ लोग एक ही काम को मेन काम मान लेते हैं। जैसे आज से पहले, अब तो मान लीजिए बहुत लोग बहुत चीज में टैलेंट हो रहे हैं, क्योंकि समय का यही मांग है। ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। नहीं तो आज से पहले कुछ लोग जाएंगे तो आप देखिएगा इतिहास गवाह है,
अगर किसी का बेटा कुश्ती लड़ने लगा तो वो उसी के लिए फिक्स हो गया, अब वो दूसरा काम नहीं कर सकता। अब उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं हमारा बेटा कुश्ती लड़ता, वो वही करेगा। अगर किसी का कोई बेटा मतलब कि मवेशियों को चराता है या उनका देखभाल करता है तो वो उसी के लिए हो गया। कोई पढ़ता है तो पढ़ने के लिए, मतलब वो लोग एक काम पर ही स्थिर हो जाते थे। लेकिन अब नहीं, जैसे कि हमारी टीम में महेंद्र सिंह धोनी बहुत बार बैटिंग में फ्लॉप हुए, लेकिन कोई हटाया नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मल्टी टैलेंटी थी। मल्टी टैलेंटी कहे तो वो एक अच्छे विकेट कीपर भी थे, एक अच्छे बैट्समैन भी थे, एक अच्छे मैनेजर, टीम मैनेजर भी थे, अर्थात इंडियन टीम के एक अच्छे कैप्टन भी थे। तो मल्टी टैलेंटी होने की वजह से उनको टीम से हटाया नहीं। तो ये था, तो इनके भी अंदर कैसी कैसी टैलेंटी थी। तो पहला बात, वो एक महान कवि थे, एक अच्छी कविताओं को लिखा करते थे। इसके साथ साथ नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार भी थे। उपन्यास का मतलब होता है कि बहुत सारे कहानियों को संग्रहित करके लिखना। तो ये एक अच्छे उपन्यासकार भी थे। इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये लघु कहानियों को भी लिखा करते थे के D.H. लवारस। इसके साथ साथ एंड आल्सो इजिस्ट का मतलब कि निबंधकार, एक अच्छे निबंधकार भी थे। निबंध मतलब किसी चीज पर, किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पर बातों को लिखना। ओके, तो ये इनके अंदर कैसे कैसे टैलेंट थी। तो एक अच्छे कवि भी थे, एक अच्छे उपन्यासकार भी थे, लघु कहानियों को भी लिखा करते थे, और इसके साथ साथ एक अच्छे निबंधकार भी थे के D.H. लवारस, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। बोलिए यहाँ तक, एनी डाउट? ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है कि ही ग्रीव अप, उनका विकास हुआ था। मतलब कि उनके जीवन का विकास हुआ, तो बड़े हुए थे अमीर के बीच में द स्ट्राइफ, विवाद between his gentle and educated mother and his coarse minor father। कहने का मतलब ये है कि उनके माता पिता, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता था, विवाद होता था। मतलब कि माता मम्मी कुछ और कह रही है, पापा कुछ और कह रहे हैं, मतलब कि तालमेल नहीं होता। तो याद रखिए, जहां पर भी लोगों का तालमेल नहीं है तो वहां पर विकास की जो वृद्धि दर है वो घट जाती है। ऑटोमेटिक, क्योंकि तालमेल जो होता है बहुत ही बड़ी चीज होती है। जैसे किसी का शादी विवाह होता है, कितने लोग आते हैं, कैसे क्या अकेले मैनेज कर लेगा? आसान नहीं है। लेकिन हाँ, लोग जुटते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, हर लोग अपना अपना भूमिका निभाते हैं और रिस्पॉन्स आ जाता है। उतना बड़ा काम रात दिन में सब कुछ फाइनल। तो ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रावण तो इतना बड़ा आदमी था, महाशक्तिशाली भी था, परम ज्ञानी भी था, बड़े बड़े देवता लोग उसके चरणों में रहते थे, लेकिन वैसा बड़ा आदमी भी धूल के नीचे पड़ गया, उसकी लाइफ खत्म हो गया। जब भी लोग एग्जाम्पल देते हैं तो राम को देते हैं, रावण को क्यों नहीं? क्योंकि रावण भी किसी भी मायने में राम से कम नहीं था, लेकिन बस एक ही कमजोरी था कि राम और लक्ष्मण में तालमेल था और राम और विभीषण में तालमेल नहीं था। तो दोस्तों, या जो कोई भी अगर आप वीडियोस को देखें तो हम कहेंगे कि जहाँ भी रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जहाँ तक हो सके तालमेल बैठाने का प्रयास कीजिए। और तालमेल वही हो सकता है जहाँ पर स्वार्थ की भावना ना हो। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब है कि उनके जो पिताजी थे, मम्मी थे, उन लोग कुछ विवाद था और ऐसे ही पारस्परिक विवाद में ही उनका जीवन आगे बढ़ा। ओके, उसके बाद देखिएगा, लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। मतलब कि ड्रंकन फादर की यही वजह थी, उनके पिताजी क्या थे? तो दारू पिया करते थे। ड्रंकन लिकर होंगे, अर्थात शराबी। तो जाहिर सी बात है कि एक सिविलाइज्ड वुमेन, मतलब कि जो कुछ भी हो, तो वो कहना चाह रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे, उनका जो मैनर था, जो ढंग था, जो तरीका था, वो शराब पीने का था। वो शराब पी करके नशे में रहा करते थे, और नशे में जब आदमी रहता है तो अपने आप को बाहुबली ही समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वैसा रहते होंगे तो किसी को पीट देते होंगे। तो इसीलिए माता और पिता के बीच जो पारस्परिक जो संबंध था वो बिगड़े रहते थे। तो जो लॉरेंस साहब थे वो ऐसे पिताजी की आदतों को थोड़ा सा वैल्यू नहीं दिए और वो क्या करना शुरू कर दिए, अनएडॉप्टेड। 3 मीनिंग होता है ADEPT, होता है ADAPT
और एक होता है एडीओपीटी। एडीईपीटी का होता है एडेप्ट मींस दक्ष होना, एक होता है अडेप्ट अनुकूलित करना एडीएपीटी, और ये होता है अडॉप्ट ग्रहण, एडॉप्टेशन दत्तक पुत्र ग्रहण किया गया पुत्र। तो वो जो कवि साहब जी थे वो अपने पिताजी के व्यवहार से खुश नहीं थे, इसलिए अडॉप्टेड स्वीकार कर लिए, ग्रहण कर लिए मदर्स रिफाइंड वैल्यू एज हिज ओन। माँ की शिष्टाचार को, माँ की डिसिप्लिन को, माँ की बिहेव को वो अपने अंदर क्या कर लिए उतार। अर्थात ये हर आदमी का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग दुनिया में किसी न किसी को देख कर ही चलते हैं। किसी ने कहा है, किसी ने क्या, कबीरदास जी ने खुद दोनों बाणी रख बोला है। कबीरदास जी ये दोनों बाणी खुद बोले हैं। पहला बाणी बोले हैं कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। अर्थात वो कहना चाहिए हमें किसी से भी दोस्ती करना चाहिए तो पहली बात देखना, जैसे हमारे पिताजी है वो आज भी यही बोलते हैं कि भाई आपकी संगति ही आपकी सफलता का राज है और आपकी सफलता का राज है। वो साफ बोलते हैं अगर आपको कहीं विनर्स लोगों से दोस्ती बन गया, बड़े बड़े सक्सेस लोगों से दोस्ती बन गया तो आप यूं ही सक्सेस हो जाएंगे, यूं ही हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपको बना देंगे। और अगर कहीं असफल मतलब असफल या दूसरे लोगों से दोस्ती हो गया तो वो लोग आपको कहाँ ले आकर छोड़ेंगे, कोई ठीक नहीं है। तो वही कबीरदास जी बोलते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण, इसलिए हमको संगति थोड़ा सा सोच समझ के बनानी चाहिए। दूसरा बात कबीरदास जी भी ये भी बोले हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भूषण। मतलब कि कबीरदास जी खुद कहे हैं कि जैसे चंदन का जो वृक्ष होता है, तो चंदन का वृक्ष जो चंदन है बहुत ही उसमें चारों तरफ विषैले सांप लिपटे रहते हैं। अर्थात चंदन उस उत्तम प्रकृति स्वभाव वाले मनुष्य की तरह है कि जिस व्यक्ति का स्वभाव ही उत्तम प्रकृति का रहेगा उसका संगति भी बिगाड़ नहीं सकता है। अर्थात उसी तरह जिस तरह से चंदन है उसमें दिन रात सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन कभी विषैला नहीं होता है। लेकिन वो कंडीशन बहुत ही रेयर केस में होता है। वो कंडीशन जो उत्तम प्रकृति वो बहुत ही रेयर, बहुत कम लोग होते हैं जिस पर प्रभाव न पड़े। जैसे आप एक मूवी देखिएगा भगत सिंह, उसमें आजाद बोलते हैं भगत सिंह को, देखो भगत तुम सारे बच्चों को यूं मत उलझाए रखो, क्योंकि तुम्हारी बात अलग है, तुम पर किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम वो चीज से परे हो, ऊपर हो, लेकिन उन लोगों को प्रभाव पड़ता है। सभी लोगों को टीम के बारे में प्रभावित करो। अर्थात उत्तम प्रकृति तो 100 में 1 लोग होते हैं, लेकिन 80% से 80% लोगों को संगति संभल कर ही बनाना चाहिए। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो लेखक साहब जी, जो कवि साहब जी, तो अपने माँ की आचरण को एक्सेप्ट किया और रिजल्ट क्या हुआ, एक अच्छे साहित्यकार बनकर दुनिया के सामने आ गए। तो बोलिए हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां तक हो सके अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि बताता है क्या सही है और क्या। ओके चलिए नेक्स्ट लॉरेंस नहीं, अब देखिए पॉइंट नंबर 5। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। ही रोट वो लिखे ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, मतलब प्रिमिटिव मींस होता है आदिमकालीन, बहुत समय पहले की बात। तो कह रहे हैं कवि साहब जी कह रहे हैं ही रोट वो लिखे ऑफ प्रिमिटिव पहले की बातों को एंड नेचुरल पैशंस, जिसमें प्राकृतिक जोश भी रहा करता था, चाहत भी रहा करता था, ट्राइंग टू शो दिखाने के लिए कोशिश करते हुए इंस्टिंक्टिव फोर्सेस एक विशेष प्रकार का बल इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो आदमी के अंदर एक विशेष प्रकार की खुशियों को लाने का प्रयास करता। बोलिए अर्थात इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो कवि साहब थे वो प्राचीन बातों को भी वैल्यू देते थे और इसके साथ साथ जो नेचुरल जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती थी उनको भी ये इन्वॉल्व करने का प्रयास करते थे, जिससे मानव की जो सोच हो, जो विचार हो, वो खुश रह सके। और याद रखिए अगर जिंदगी में अधिकतर खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेचुरल के करीब जाना पड़ेगा, प्रकृति के करीब जाना पड़ेगा। जो आप गेम मोबाइल से खेलते हैं वो गेम फील्ड में जाकर खेलना पड़ेगा। जो दोस्ती फ्रेंडशिप आप व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू बनाते हैं वो फ्रेंडशिप आपको लोगों के बीच जाकर के बनाना पड़ेगा, ये आपको रियल हैप्पीनेस होता है। ओके तो ये है पॉइंट नंबर 5। उसके बाद मूवीज, वो कुछ फिल्में भी लिख चुके थे, जिसमें कौन कौन फिल्में हैं,
तो वुमेन इन लव, इनके फिल्म का नाम है। लेडी कैटेली, ये भी इनके फिल्म का नाम है। द रेनबो, ये भी सन्स एंड लवर्स, द फॉक्स। ये जो भी बुक्स हैं, ये जो भी नेम्स हैं, ये इनके इंपॉर्टेंट मूवीज फिल्मों का नाम है। अब एग्जाम में दे देगा कि राइट या हु इज द राइटर ऑफ द कैटेली या द रेनबो, तब लिख देंगे D.H. लवारेंस। लेकिन ये लिखेंगे कब? जब वीडियो को ध्यान से सुने रहेंगे, इस बात को किसी तरह से याद किए रहेंगे तब। बोले यहाँ तक, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट 23 जून 2020 D.H. लवारेंस इज रिगार्डेड, ये बात है 23 जून 2020, उनका मृत्यु हो गया 1930। हाउ इज दिस मैटर? चलिए जो भी होगा हम इसको अभी लेकर चलते हैं 1920 के लमसम में, जो भी होगा उसको हम डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं 1920 में D.H. लवारेंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट, देखिए ऐसी बात नहीं है, यहां पर मैटर नेक्स्ट टाइम की है। अगर हम 2020 में लेकर के चले तो किसी मायने से गलत नहीं हो सकता। अर्थात क्योंकि जैसे कि आप लोग सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद, जैसे रिपोर्ट ब्रुक साहब जी हो गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी क्या फेमस हुए। जैसे हम लोग पढ़े वाल्ट व्हिटमैन साहब जी का, अमेरिका में वो चर्चित हुए कब? उनकी मृत्यु हो गई तब। तो वही बात है कि 23 जून 2020 में D.H. लवारेंस इज रिगार्डेड, इस डेट को उनको क्या किया गया? रिगार्डेड, सम्मानित किया गया एज वन ऑफ द मोस्ट influential writers of the 20th century। जाहिर सी बात है कि 20th century की बात है, इसलिए अर्थात एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज इनफेमस लेडी कैरेक्टर्स। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेट में कंफ्यूजन होंगे तो कोई विशेष वर्ड नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ देगा, लेकिन इससे डीपली और डीपली चीज तो नहीं है पूछेगा। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि 23 जून 2020 में D.H. लवारेंस को एक विशेष प्रकार के लेखनी के रूप में उनका किया गया था, स्थान दे दिया गया था। और 20th अर्थात 20वीं शताब्दी के बेस्ट नोन, उनको एक बहुत ही बड़े लेखक के रूप में वो जाने गए और पोएम्स, ठीक। और उनका जो महत्वपूर्ण जो बुक्स थे वो थे लेडी कैटरली's लवर्स, ये बुक उनको ज्यादा क्या कहता, हाईलाइट किया था। ओके, नेक्स्ट हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उनकी महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन थे। एग्जाम ये बातें देगा, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कौन कौन महत्वपूर्ण किताब थे? तो पहला उसका नाम ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो आया था 1909 में। ये कब आया था? 1909 में। उसका था व्हाइट पीकॉक, ये कब आया था? 1911 में। ये इनके महत्वपूर्ण किताब का नाम है। उसके बाद द ट्रेसपासर, द ट्रेसपासर ये आया था 1912 में। ओके, उसके बाद सन्स एंड लवर्स ये आया था 1913 में। उसके बाद द रेनबो 1915 में। उसके बाद प्लम्ड 1956 में, और लेडी कैटरली's लवर्स ये आया था 1926 में। ये कब आया था? 1926 में। इन द प्रेजेंट पोएम, मतलब कि इनके महत्वपूर्ण किताब। सवाल, अगर इसमें कुछ बातें आपको नहीं अगर दिख रहा होगा तो आपके बुक्स में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रस्तुत जो कविता है स्नेक, लवारेंस एक्सर्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। इस कविता में जो कवि है वो प्रिमिटिव लाइफ, एक प्राचीन जीवन का वैल्यू देते हैं, प्राचीन जीवन को वर्णन करते हैं, प्रिमिटिव लाइफ, एंड डिनाउंसेस द सेम्स, और वो डिनाउंस करते हैं, उछालते हैं, दूर करते हैं, परित्याग करते हैं क्या? द सेम्स एंड आर्टिफिशियल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। वो जो आधुनिक सभ्य जो जीवन है, इस जीवन को वो ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अर्थात जो D.H. लवारेंस साहब जी थे वो प्राचीन बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उनके हिसाब से लगता है कि जो प्राचीन जो जीवन था वो बहुत ही अच्छा था, जिस तरह से लोग पहले के लोग मिलजुल करके रहा करते थे, वो एक जीवन बहुत ही अच्छा जीवन होता था। तो कवि साहब जी आज के लाइफ को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, और जो कल की लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हो गया 13 पोएट्स
इंट्रोडक्शन। ये रहा टॉपिक का परिचय। ठीक, अब वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो पक्का है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा कुछ बातों, देखिए मैं इंग्लिश है, कुछ लाइन्स को खुद से अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि पर डे हमको अंग्रेजी पढ़ना। देखिए भाई, अंग्रेजी आपको ऑलवेज टाइम हेल्प करेगा, हमेशा, क्योंकि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट भी है और अंग्रेजी एक लैंग्वेज भी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश को फोकस करना पड़ेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा हम सलाह देंगे कि पर डे रोज घर पर बैठिए, कम से कम 20-25 मिनट अलग बच्चों का किताब ले लीजिए, बच्चों का स्टैंडर्ड का, चाहे वो नर्सरी का हो, केजी का हो, 1 का हो, 2 का, किसी भी क्लास का, उसका बुक्स ले लीजिए और उसका इंग्लिश से हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए, इंग्लिश से हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए। और ये काम 1 दिन 2 दिन नहीं, जितना दिन तक आप भोजन करते रहेंगे उतना दिन तक करने का प्रयास कीजिए, मतलब हैबिचुअल, आदत के रूप में। तो एक दिन आपका ये चीज़ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे। और जितने भी लोग वीडियोस को देखें उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं और इसमें अगर आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी एट योर हाउस।